पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। ये कहावत भारत के हर गली मोहल्ले में प्रचलित है और शायद इस मानसिकता के कारण ही भारत में खेलों का स्तर भी संतोषजनक नहीं है। ये उसी भारत की कहावत है जहां पर क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है। ये उसी भारत की कहावत है जहां पर स्पोर्ट्स का बजट हजारों करोड़ों में है, लेकिन उसके बाद भी भारत में स्पोर्ट्स की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये मानसिकता है कि अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तो नवाब बन जाओगे, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो आपका कैरियर खराब हो जाएगा। तो भारत में खेलों को कैरियर के नजरिए से देखा जाता ही नहीं है। भारत में खेलों को एक मनोरंजन का साधन मात्र माना जाता है। नमस्कार, स्पोर्टिक्स से मैं शिव नारायण गौड़ आपको खेलों की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। खेल भारत में एक मनोरंजन का साधन माना जाता है, लेकिन आज तक खेलों को कैरियर बनाने के अवसर के रूप में कभी देखा नहीं गया। भारत में क्रिकेट जहां एक जुनून है, एक धर्म है, वहीं दूसरे खेलों के प्रति लोगों का कोई ज़्यादा उत्साह नहीं है। और यही कारण है कि भारत में जमीनी स्तर पर खेलों की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे विद्यालयों में खेलों को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझा जाता है, न कि एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। भारत में जमीनी स्तर पर यदि देखेंगे तो खेलों की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। विद्यालयों में खेल के मैदान नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो जो वहाँ से टैलेंट होता है वो बड़े शहरों तक नहीं पहुँच पाता। बड़े शहरों में भी बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, एकेडमीज है जहाँ पर स्टूडेंट जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन यदि टायर 3 और टायर 4 सिटीज जो छोटे गांव और कस्बे हैं वहां पर अगर देखेंगे तो स्थिति बहुत ही खराब है। मैदान तो है लेकिन उन मैदान पर सुविधाएं नहीं है। अगर किसी विद्यालय में सुविधाएं हैं, मैदान भी है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर सिखाने वाले नहीं है, ट्रेनर्स नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उनकी रुचि तो होती है लेकिन खेलों के अंदर वो अपना कैरियर नहीं देख पाते और एट द लास्ट ये होता है कि वो अपनी नई राह पकड़ लेते हैं। जो टैलेंट, जो प्रतिभा खेलों में आनी चाहिए थी वो किसी दूसरे कामकाज में लग जाती है। विद्यालयों में खेलों की सुविधाएं नहीं होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को देखें तो मुख्यतः 3 प्रॉब्लम सामने आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है। जिन शहरों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध है वहां पर गांव और छोटे कस्बों के स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाते। इसके कारण भी बहुत से हो सकते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती है, उनका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन वो उन शहरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जो पहुंचते हैं वो निश्चित ही ओलंपिक तक का सफर तय करते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने स्पोर्ट्स में कैरियर बनाया और ओलंपिक तक पहुंचे। इसी ओलंपिक में 2020 ओलंपिक की मैं अगर बात करूं तो भारत से 127 सदस्यों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। इन 127 ओलंपियंस में से 92 ओलंपियंस ऐसे थे जो छोटे गांवों और विलेजेस से थे। इसका मतलब सीधा यह है कि गांवों और छोटे कस्बों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम 127 सदस्यों का ओलंपिक ग्रुप ही भेज पाए। कल्पना कीजिए, 130 करोड़ की जनसंख्या वाले देश से मात्र 127 खिलाड़ियों का ग्रुप ओलंपिक में भाग लेता है, यानी 1 करोड़ में से 1 खिलाड़ी निकलता है। इसका क्या कारण है? क्या भारत में प्रतिभा की कमी है? क्या भारत के खिलाड़ी खेलना नहीं जानते? नहीं, इसका कारण है कि भारत में बुनियादी स्तर पर सुविधाएं नहीं है। तो भारत में
स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुख्यतः 3 प्रॉब्लम्स उनके सामने आती है। सबसे पहली आती है कि बुनियादी ढांचा नहीं है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहां पर नहीं है? जहां पर डिमांड है, और जहां पर ऐसे स्टेडियम्स हैं वहां पर डिमांड हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, गांवों से, विलेजेस से, कस्बों से। तो जहां पर डिमांड है वहां पर सप्लाई है ही नहीं, और जहां सप्लाई है वहां पर डिमांड इंपोर्ट की जाती है। तो ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक डिमांड और सप्लाई चेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गड़बड़ाया हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो रोड ब्लॉक्स है, वो है कोचिंग की, ट्रेनिंग की। ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जहां पर अच्छे खेल के मैदान उपलब्ध हैं, लेकिन उन स्कूल्स में केवल एक पीटीआई होता है। आप कल्पना कीजिए, 1000 स्टूडेंट्स होते हैं ऑन एन एवरेज, 400 से 1000 स्टूडेंट पर एक पीटीआई। अब वो पीटीआई सपोज करिए बैडमिंटन का है, तो उस विद्यालय में भी बैडमिंटन ही चलेगा, क्योंकि उसको दूसरे गेम्स नहीं आते, वो ट्रेंड नहीं है उसमें। तो उस विद्यालय में जो बैडमिंटन खेलना जानते हैं उनके लिए तो सुविधाएं हैं, लेकिन जो विद्यार्थी बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं, या जिसमें वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई वॉलीबॉल खेलना चाहता है, कोई एथलेटिक्स में जाना चाहता है, उनके लिए वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है। खेल के मैदान खाली पड़े हैं। गांवों में जमीन की कमी नहीं है, यानी कि स्कूल्स के पास खूब जमीन है, लेकिन फंड की कमी से समझ लीजिए या जागरूकता की कमी से समझ लीजिए, वहां पर खेल की सुविधाएं विकसित हो ही नहीं पाती। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की इंडिया में, वो ये है कि इन प्रतिभाओं को, इन गांव कस्बों में रहने वाली प्रतिभाओं को किसी भी तरह का गाइडेंस नहीं है। ओलंपिक में जो छोटे गांवों और कस्बों के खिलाड़ी हैं, वो अगर ओलंपिक तक पहुंचे हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन स्कूल्स का है, लेकिन यह अवसर हर एक को नहीं मिलता। तो ओवरऑल अगर स्पोर्ट्स की पिक्चर देखा जाए तो ग्रास रूट पर समस्याएं हैं। आप बेंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बना के तो बैठे हैं, लेकिन ग्रास रूट पर क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। स्थिति बहुत ही चिंताजनक है स्पोर्ट्स की। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि हम ऐसी प्रतिभाओं को खो रहे हैं जो ओलंपिक में हमारे लिए मेडल ला सकते हैं। हम उन प्रतिभाओं को खो रहे हैं, और उस कारण से इतना है क्योंकि किसी पे उनका ध्यान नहीं जाता उन बच्चों पर। ओलंपिक होता है, हम मेडल जीतते हैं, महीने 2 महीने बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि गांवों से बच्चे निकल के आए। हॉकी, महिला हॉकी की टीम अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी गांवों की है। 2 महीने तक उन पर खूब चर्चा होती है, खूब बातें होती है, लेकिन ग्रास रूट पर पहुंचा कौन उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए? कोई नहीं। ये ही खिलाड़ी मेहनत करके अपने, इनमें से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पिता मजदूर हैं, गरीब किसान हैं, वो ही व्यवस्थाएं करके, अरेंजमेंट करके, किसी की सिफारिश करवाकर हमारी सप्लाई तक पहुंचते हैं। हम उन तक नहीं पहुंचते हैं, और यही मुख्य कारण है कि भारत में 130 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी 127 सदस्यों का ग्रुप भाग लेता है, और उसमें से सिर्फ 7 मेडल हम जीत पाते हैं। आप कल्पना करिए, अमेरिका जैसा देश, यूक्रेन जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, बहुत छोटे छोटे देश हैं जहां की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, लेकिन वहां पर टैलेंट निकलता है, ओलंपिक में पदकों की लाइन लग जाती है, और हम 7 मेडल जीतते हैं, तो उत्साह होता है, होना भी चाहिए। लेकिन ये हमारी कैपेबिलिटी को जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन सिर्फ सुविधाएं नहीं होने के कारण हम उन कैपेबिलिटीज को इनकेस नहीं कर पाते। और इन सब भी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए स्पोर्टिक्स ने अपना बिजनेस प्लान बनाया। स्पोर्टिक्स यह समझता है कि जो विद्यालय है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो इन तीनों प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए काफी है। इनको अगर हम कैपेबल बना देंगे
तो हिंदुस्तान में आने वाली स्पोर्ट्स के अंदर समस्याएं खत्म हो जाएगी और पदक की फैक्ट्री बन जाएगी स्कूल्स में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। स्कूल्स जहां पर स्पोर्ट्स को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझा जाता है, कोई ध्यान नहीं देता। फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में योग व्यायाम कराया जाता है, खिलाया नहीं जाता, और वो भी इसलिए किया जाता है ताकि उसकी खाना पूर्ति हो सके। विद्यालयों में, स्कूल्स में इतनी कैपेबिलिटी है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स से संबंधित कार्य करने की, अगर उसको हम एक डायरेक्शन में लेकर जाएं तो निश्चित रूप से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इसी पर काम करता है स्पोर्टिक्स का एक प्रोग्राम है, स्कूल एंड कॉलेज एफिलिएशन प्रोग्राम, SAP। इस SAP के अंदर हम इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर SAP के अंदर उपलब्ध करवाते हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने से समस्याएं समाधान नहीं होगी। स्कूल्स में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसका भी कारण क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। इसके कारण एक है कि स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी समझा जाता है, इसलिए किसी का ध्यान नहीं जाता। दूसरा, स्कूलों के पास उतना फंड नहीं है कि वो लाखों के स्पोर्ट्स के मैदान बना सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक ट्रैक बना सके, सिंथेटिक सरफेस के ग्राउंड्स बना सके। उनके पास इतना फंड है नहीं, और जब फंड नहीं है तो निश्चित रूप से वो अपने बैलेंस शीट को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो स्कूलों की समस्या को स्पोर्टिक्स समाधान कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब आपके स्कूल में बनाए जाएंगे, बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के, बिना किसी चार्जेस के। अगर एक ब्लॉक पर एक स्कूल में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान हो जहां पर सभी उस एरिया में खेलने वाले खिलाड़ी भाग ले सकें, तो आप समझिए ये खेलों में क्रांति ला देगा। मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 300 के लगभग ब्लॉक्स हैं, तहसील हैं। अगर हर तहसील में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान बनने लग गए तो सोचिए कि खेलों का वातावरण, खेलों की जो कल्चर होती है वो इंप्लीमेंट होगी, और जब वो इंप्लीमेंट होगी तो प्रतिभाओं को अपने आप को सिद्ध करने का मौका मिलेगा, उन्हें अवसर मिलेंगे। जब वहां से अवसर मिलेंगे तो धीरे धीरे वो राज्य स्तर पे, फिर नेशनल स्तर पे, फिर इंटरनेशनल स्तर पर वो अपनी प्रतिभा का शोकेस कर सकते हैं। तो स्पोर्टिक्स इस तरह से सबसे बड़ी समस्या जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की है उसको सॉल्व कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या कोचिंग की, कोचिंग एंड ट्रेनिंग की। जैसे मैंने कहा कि स्कूल में के अंदर एक पीटीआई होता है, और वो पीटीआई अगर बैडमिंटन का है तो वहां सिर्फ बैडमिंटन की टीम बन सकती है, या बैडमिंटन के तैयारी कोई भी विद्यार्थी कर सकता है। स्पोर्टिक्स विद्यालय में जितने कोर्ट बनेंगे, जितने मैदान बनेंगे, मान लीजिए एक विद्यालय के अंदर वॉलीबॉल का मैदान बन रहा है, बैडमिंटन का मैदान बन रहा है और एथलेटिक्स के ट्रैक बन रहा है। स्पोर्टिक्स हर एक गेम के लिए अलग अलग ट्रेनर्स रखेगा, और वो ट्रेनर्स भी सर्टिफाइड होंगे नेशनल लेवल के, जो ट्रेनिंग देने में सक्षम होंगे। ट्रेनिंग के अंदर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स कितना नेग्लिजिबल फील्ड है, इसका एक उदाहरण देखिए कि भारत टेक्नोलॉजी में मशहूर है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, लेकिन स्पोर्ट्स टेक पर ग्रास रूट पर कभी काम हुआ ही नहीं। स्पोर्टिक्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, और शुरुआती दिनों में करेगा। एक चीज और है कि सही समय में ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जितने ओलंपिक के प्लेयर्स हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है 2020 में, उन सब खिलाड़ियों ने 10 से 12 साल की उम्र में अपने अपने खेलों में
काम करना शुरू कर दिया, उसकी ट्रेनिंग प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि स्पोर्ट्स के अंदर सही समय में ट्रेनिंग मिलना जरूरी है, और सही समय है 10 साल के बाद। तो 10 साल में बच्चा कहाँ रहता है? 10 साल में बच्चा स्कूल में रहता है, तो उसको स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन उसको मिलती नहीं है। और उसको क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं है। वो दूसरी एकेडमी में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। तो पूरा गांव में, पूरे शहर में स्पोर्ट्स का माहौल बनता ही नहीं है, और जब माहौल नहीं बनेगा तो लोगों को स्पोर्ट्स एज ए कैरियर दिखेगा ही नहीं। अगर विद्यार्थी को उसके स्कूल के अंदर ही स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिल जाएगी, जिस स्पोर्ट्स का के अंदर उसका इंटरेस्ट है या वो कैपेबल है, तो स्पोर्टिक्स उसको सही उम्र में सही ट्रेनिंग और सही ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवाएगा। तो आप सोचिए, क्यों नहीं निकलेंगे खिलाड़ी? जरूर निकलेंगे। तीसरी समस्या थी पार्टिसिपेशन की। जब आपके पास स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब आपके पास स्पोर्ट्स के ट्रेनर होंगे और एक डेडिकेटेड टीम होगी स्कूल के अंदर जो सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में सोचेगी, स्पोर्ट्स के संबंधित जितनी एक्टिविटीज है वो करवाएगी, स्कूल को स्पोर्ट्स के अंदर दिमाग लगाना ही नहीं है। आप एकेडमी का काम करिए, स्पोर्ट्स का काम स्पोर्टिक्स करेगी। तो बच्चों को एक गाइडेंस मिलेगा। गाइडेंस के साथ साथ जो भी नेशनल इवेंट्स होते हैं, स्टेट इवेंट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और जब पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा तो विद्यार्थी का मनोबल बढ़ेगा, और जब ये मनोबल बढ़ेगा तो वो फिर स्टेट से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, इस तरह से वो आगे बढ़ेगा। ये है स्पोर्टिक्स, और ये है स्पोर्टिक्स का काम। स्पोर्टिक्स इस बिजनेस के थ्रू सोशल अवेयरनेस लाना चाहता है स्पोर्ट्स में। यस, निश्चित रूप से इसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होगा तो स्पोर्ट्स में अवेयरनेस नहीं आएगी। लोगों को नहीं लगेगा कि स्पोर्ट्स भी एक कैरियर बन सकता। आईपीएल जब से आया है तब से क्रिकेट में एक क्रांति आ गई। हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में आपकी स्पोर्ट्स एकेडमी है क्रिकेट की, और वहां से टैलेंट निकल रहा है। और आईपीएल एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो जब तक स्पोर्ट्स में बिजनेस पर्सपेक्टिव नहीं आएगा तब तक स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, अवेयरनेस नहीं आ पाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्पोर्टिक्स ने ये बिजनेस प्लान बनाया। हम स्कूलों के पास जाएंगे, लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि हम स्कूल से अपफ्रंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये इजी भी रहेगा उनको समझाना। और वहां पर हम स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो स्कूलों को ये फायदा है कि उनके कैंपस में इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, फुटफॉल बढ़ेगा। हाँ, और हम स्कूलों को अतिरिक्त इनकम का भी एक सोर्स दे रहे हैं, ट्रेनर्स दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं स्पोर्ट्स की। तो इस तरह से ये पूरा ओवरऑल एक बिजनेस है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्पोर्टिक्स स्कूल्स और कॉलेजेस को जो एसएपी के अंदर में स्पोर्टिक्स से एफिलेटेड होते हैं, उनको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन है कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपके सभी विद्यार्थी को खेलों की सुविधाएं मिले और सभी विद्यार्थी खेलों के मैदानों का उपयोग करें, तो आपके विद्यालय में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से पर मंथ फीस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेट होती है, और 5 से 10 साल का एक एमओयू होता है जिसके अंदर जब तक आपको स्पोर्टिक्स ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। और यदि आप 5 से 10 साल का एमओयू साइन करते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने खेल के मैदान वहाँ पर है, क्या क्या सुविधाएं स्पोर्टिक्स वहाँ पर उपलब्ध करवा रहा है, उस पर ये टेन्योर डिपेंड करता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म टेन्योर है वो आपसे चार्ज नहीं की जाएगी अपफ्रंट, और स्पोर्टिक्स आपको एक फिक्स अमाउंट है पर मंथ पर स्टूडेंट, वो आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा जो विकल्प है वो ये है कि यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर एक बैडमिंटन की अच्छी सी टीम तैयार हो, वॉलीबॉल की अच्छी सी टीम तैयार हो, तो उनको हमें एडवांस ट्रेनिंग एंड कोचिंग देनी पड़ेगी उन खिलाड़ियों को जो वॉलीबॉल और बैडमिंटन में अच्छा करते हैं।
तो हर स्कूल में ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर 400 स्टूडेंट्स हैं और 400 स्टूडेंट में से 400 ही वॉलीबॉल खेलना चाहेंगे, या मान लो 100 विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं तो उन 100 में से भी ये जरूरी नहीं है कि 100 के 100 एक अपनी फिजिक के हिसाब से वॉलीबॉल के लिए फिट हो। तो ये डिपेंड करता है कि उस विद्यालय में जो 20 या 25 स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर किसी भी तरह की एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी तो उनसे जो फीस होगी वो एडवांस ट्रेनिंग की ली जाएगी। तो इस तरह से स्पोर्टिक्स 2 रेवेन्यू ऑप्शंस स्कूल्स को देता है। और उस पर एक और रेवेन्यू मॉडल है, हम जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको भी जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि डेवलप हो चुका है तो वहाँ पर जो आउटसाइडर्स है, जो उस स्कूल के स्टूडेंट्स नहीं हैं लेकिन वो आके वहाँ पर खेलना चाहते हैं तो वो आके वहाँ पर खेल सकते हैं। उसकी जो भी फीस होगी, जो भी कोचिंग और ट्रेनिंग की फीस होगी वो उनसे चार्ज की जाएगी और इसका कुछ कट 25 और 30% जो भी म्यूचुअली एग्री होते हैं स्कूल के साथ वो हम उनको शेयर देंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स डिवाइसेस हैं, स्पोर्ट्स गियर्स हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, टी शर्ट्स हैं, किट्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी स्कूल्स में करेगा और वो भी एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। इसके अलावा हम बहुत से स्पोर्ट्स के इवेंट्स और टूर्नामेंट्स वहाँ पर करके भी जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हैं। और इस तरीके से ओवरऑल स्पोर्ट्स का जो इकोसिस्टम जो उस स्कूल में बनेगा उसको यूटिलाइज करके हम और भी बहुत तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। स्पोर्टिक्स का विजन है कि इन गांवों में, कस्बों में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए स्पोर्ट्स के दरवाजे खोलना। अभी ये धक्के खाते हैं शहरों में जाकर और फिर भी सफलता की गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां पर उनको हो सकता है कोई गाइडेंस नहीं मिले, कोई राह नहीं मिले, घूम फिर के 2-3 महीने बाद वापस आ जाएंगे। तो स्पोर्टिक्स का विजन है गांवों और कस्बों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पोर्ट्स के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, जहां पर एक बार वो एंटर हो जाए तो उसे स्पोर्ट्स के अंदर अपनी कैरियर की उपलब्धियां प्राप्त हो। और स्पोर्टिक्स ये चाहता है कि आने वाले ओलंपिक में 2034 के ओलंपिक में 10 वर्षों के अंदर अंदर स्पोर्टिक्स की तरफ से भारत का झंडा लहराए।